नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 5 महीने के अंतराल के बाद विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल सेवा आज से बहाल। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा, विमानन कंपनियां पूर्णबंदी के दौरान बुक कराए गए टिकटों का पूरा पैसा वापस करेंगे। G20 देशों ने सबके लिए सुरक्षा और लगातार शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी आज अमरीकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के डबल्स क्वार्टर फाइनल में खेलेगी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमारात में इस वर्ष के IPL मैच कार्यक्रम घोषित किए। पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसकी घोषणा 34 वर्ष के बाद की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान का केंद्र बनाना है तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में प्रत्यक्ष योगदान कर सके। सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। G20 देशों ने सबके लिए सुरक्षा और लगातार शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में 3 चिन्हित क्षेत्रों में सदस्य देशों के अनुभवों पर विचार विमर्श किया गया। ये क्षेत्र हैं संकट के दौर में शिक्षा की लगातार उपलब्धता, बच्चों में शिक्षा की जल्दी शुरुआत और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। शिक्षा मंत्रियों ने बैठक के अंत में एक विज्ञप्ति को मंजूरी भी दी। इसमें संकट के दौर में शिक्षा का प्रवाह बनाए रखने के लिए दूरस्थ और मिश्रित शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों में पेशेवर दक्षता का विकास, डिजिटल सुविधाओं और विषय तक पहुंच बढ़ाने पर भी बल दिया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल बैठक में कहा कि भारत शिक्षा प्रणाली में सुधार और बदलाव की दिशा में किए गए प्रयास जारी रखेगा और कोविड महामारी से उपजी बाधाएं कम करने के प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में G20 समूह के सदस्य देशों के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवाएं 5 महीने से अधिक के अंतराल के बाद आज सुबह शुरू हो गईं। ये शहर हैं दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि यात्रियों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने के उपायों का पालन करना होगा। मेट्रो संचालन में पूरी की पूरी मुस्तैदी हमने सारे के सारे हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं मेट्रो कंपनीज के, इंक्लूडिंग दिल्ली मेट्रो के जो MD हैं, उनके माध्यम से सारी की सारी मेट्रो में वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जिससे कि पहला चीज कि जो भी लोग मेट्रो पे आए वो मास्क लगा के आए, बगैर मास्क के अंदर नहीं घुस सकते हैं। दूसरा, हर एक आदमी की थर्मल स्कैनिंग होगी, केवल ऐसे लोग जिनको टेम्परेचर नहीं है उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन होगा। पहले चरण में दिल्ली मेट्रो सेवा 2 पारियों में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी। मेट्रो की सामान्य सेवा 12 सितंबर से शुरू हो जाएगी। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन तथा प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। प्रवेश द्वारों पर यात्रियों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो का संचालन भी आज से शुरू हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 6 बजे चली।
लगभग 5 महीनों से ज्यादा समय के बाद लखनऊ मेट्रो की सवारियों के साथ पहली ट्रेन सुबह 6 बजे मुंशी पुलिया और एयरपोर्ट स्टेशनों से चल पड़ी। लखनऊ में मेट्रो ट्रेनें अपनी सामान्य समय सारणी के हिसाब से रात 10 बजे तक चलेंगी और यात्रियों के लिए ट्रेनें लगभग 5.5 मिनट के अंतराल पर मौजूद रहेंगी। ट्रेनें हर स्टॉप पर रुकेंगी और यात्रा करने वालों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री मास्क भूल जाता है तो उसके लिए भी मेट्रो की ओर से मास्क का इंतजाम किया गया है। सामान्य तौर पर हर मेट्रो स्टेशन के सिर्फ 2 गेट ही खुले रहेंगे और प्रवेश तथा निकास के लिए अलग गेट नहीं होंगे। हर गेट में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा और हर यात्री का तापमान जांचा जाएगा। सभी स्टेशनों पर टिकट खिड़कियों, टिकट वेंडिंग मशीनों और सुरक्षा जांच केंद्रों पर सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए निशान बनाए गए हैं ताकि यात्रियों में पर्याप्त फासला बना रहे। ट्रेन के अंदर यात्रियों के बीच दूरी बनी रहे, इसके लिए हर दूसरी सीट पर सामाजिक दूरी से जुड़े निशान बनाए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में बेंगलुरु मेट्रो सेवा भी आज शुरू हो गई। अनलॉक 4 के बाद बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो सेवा 5 महीने से अधिक के अंतराल के बाद शुरू हुई। अभी मेट्रो सेवा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक उपलब्ध होगी। 11 तारीख से इन सेवाओं का समय बढ़ाकर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया जाएगा। यात्रियों को कोविड से बचाव के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। रेल विभाग ने देवलाली और मुजफ्फरपुर के बीच सप्ताह में 2 बार चलने वाली किसान रेल को सप्ताह में 3 बार चलाने का निर्णय लिया है। पिछले महीने की 7 तारीख से शुरू हुई इस रेलगाड़ी में माल ढुलाई लगभग 4 गुना बढ़ गई है। रेलवे ने सांगोला से मनमाड़ के बीच चलने वाली लिंक किसान रेल को भी सप्ताह में 3 दिन चलाने का फैसला किया है। किसान रेल के उद्घाटन के दिन लगभग 91 टन माल की ढुलाई की गई। 1 सितंबर को ये वजन बढ़कर 354 टन से ज्यादा हो गया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। श्री जावड़ेकर इस पहले वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की गतिविधियों की भी समीक्षा करेंगे। वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहरों के आयुक्त भी वेबिनार में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में 100 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया था। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय किया था। अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2021 की शुरुआत में किया जा सकता है। चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 की तरह ही होगा। उसमें लैंडर और रोवर शामिल होंगे, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा। डॉ सिंह ने बताया कि भारत के सबसे पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां भी चल रही हैं। कोविड महामारी के कारण गगनयान मिशन में कुछ बाधाएं आईं, लेकिन इस मिशन को 2022 की समय सीमा तक पूरा करने के प्रयास जारी हैं। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि विमान कंपनियां पूर्णबंदी के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी राशि वापस करेंगी। इस वर्ष 25 मार्च और 3 मई के बीच खरीदे गए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टिकटों पर यह नियम लागू होगा और धनराशि तत्काल वापस करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने पूर्णबंदी के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी वापसी करने से संबंधित एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि विमान कंपनियां पूरी धनराशि वापस नहीं करती हैं, तो यात्री इस धनराशि से अगले वर्ष 31 मार्च तक टिकट खरीद सकेंगे। केंद्र ने यह भी कहा है कि यात्री किसी भी स्थान के लिए टिकट ले सकते हैं और इसे किसी अन्य व्यक्ति को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। विमान कंपनियां इस तरह के टिकटों की हस्तांतरण सुविधा के लिए प्रबंध करेंगी। सरकार ने कहा है कि कोविड के प्रबंधन में जांच, संक्रमण स्रोत का पता लगाने और उपचार की रणनीति के तहत आरंभ किए गए व्यापक उपायों से इस महामारी से मृत्यु दर में कमी आई है। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों का जल्दी पता लगाने तथा समय से प्रभावी उपचार देने से मृत्यु दर लगातार नीचे आ रही है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.72% है, जो कि विश्व में सर्वाधिक कम दरों में है। देश में बीते एक दिन में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं।
एक दिन में ठीक होने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में से वर्तमान मरीजों की संख्या 20.96% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। देश में लगातार चौथे दिन 10 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। लगभग 1652 प्रयोगशालाओं में 11 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,88,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और इनमें से 8.5% से भी कम पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के 3,256 नए रोगियों का पता चला है। इसके साथ राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामलों की संख्या 1,91,000 से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में मृतकों की संख्या बढ़कर 4,567 हो गई है। वर्तमान में दिल्ली में सक्रिय कोरोना मामलों की कुल संख्या 20,909 है। चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित 261 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही इस केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,763 हो गई है। संक्रमण के कारण 2 और लोगों की मौत होने के साथ ही अब तक 74 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 149 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक 3,439 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,250 लोगों का इलाज चल रहा है। गुजरात में कल 1,335 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 81.23% हो गई है। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। गुजरात में अब तक कोविड-19 के लिए 27,80,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 72,561 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। संक्रमण के 1,335 नए मामलों में से सबसे अधिक 295 मामले सूरत शहर और जिले में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 152 और राजकोट में 101 मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,04,341 हो गई है। राज्य में 16,475 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 92 मरीज वेंटिलेटर पर है। दूसरी ओर 1,212 मरीजों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 84,758 हो चुकी है। कल 14 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,108 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में कल 1,694 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कल संक्रमित लोगों की संख्या 73,574 हो गई है। अब तक 1,572 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,238 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 55,887 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 16,115 सक्रिय मामले हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने अपनी तरह की अनूठी पहल में कोविड-19 रोगियों में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनके परिवारों के साथ लाइव बातचीत की शुरुआत की है। दरअसल 2 कोरोना वायरस रोगियों द्वारा अस्पताल में खुद को मारने की कोशिश के बाद यह प्रयोग शुरू किया गया। डीन डॉक्टर पीके कासार ने बताया कि मरीजों और परिजनों के बीच परस्पर दूरी के लिए कांच लगाया गया है। अब तक 10 से अधिक संक्रमितों ने अपने परिवारों से बात की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में बीते एक दिन में कोविड के सर्वाधिक 23,350 नए रोगी आए। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 9,07,212 हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में मृतकों की संख्या 26,604 पर पहुंच गई है। रोगमुक्त हुए लोगों की संख्या 6,44,400 है। अब तक 46,47,742 कोरोना जांच हो चुकी है। बिहार में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88.24% हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया है कि मृत्यु दर 0.5% है और ये भी देश में सबसे कम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बिहार में लगातार तीसरे दिन 1.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 40,22,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। 1,47,000 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 1,30,000 से अधिक मरीज कोरोना को पराजित कर चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि होने के साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 16,603 मरीजों का इलाज इस समय विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना के कारण 754 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इस बीच पटना एम्स में वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में 12 वर्ष तक के बच्चों और 65 वर्ष के बुजुर्गों पर परीक्षण किया जाएगा। पहले चरण में 18 से 55 वर्ष के लोगों पर किया गया ट्रायल सफल रहा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना संक्रमण रोकथाम के कड़े दिशा निर्देशों के बीच आज शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए कम से कम लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के मद्देनजर विधानसभा प्रशासन द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार विधायकों को बैठने का इंतजाम किया गया है। इसके लिए 2 सीटों के बीच पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसके अलावा विधानसभा के सभी गेट्स में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर इस बार आगंतुकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। विधानसभा प्रशासन नए सत्र की तैयारियों के लिए भी इस बार 1/3 पास जारी किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सत्ता पक्ष तथा विपक्ष से सत्र के संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग देने की अपील की है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र कोविड महामारी की रोकथाम के एहतियाती उपायों के साथ आज शुरू होगा। सत्र के दौरान संसद के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मंत्रियों, सदस्यों और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों को कोविड जांच कराना और विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए संक्रमण न होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 5 महीने के अंतराल के बाद विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल सेवा आज से बहाल। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा विमानन कंपनियां पूर्णबंदी के दौरान बुक कराए गए टिकटों का पूरा पैसा वापस करेंगे। G20 देशों ने सबके लिए सुरक्षा और लगातार शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी आज अमरीकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के डबल्स क्वार्टर फाइनल में खेलेगी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमारात में इस वर्ष के IPL मैच कार्यक्रम घोषित किए। पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे से लगभग 2 महीनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुशीनगर न केवल बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु है, बल्कि दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबियों का तीर्थ स्थल भी है। कल हवाई अड्डे के काम की प्रगति की समीक्षा के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में भी जल्दी ही हवाई अड्डे होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 18 मार्गों पर विमान सेवाओं की स्वीकृति दी गई है। गांधी दर्शन श्रृंखला में आज सांप्रदायिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में गांधी जी के विचारों पर एक रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता के महान समर्थक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक धर्म मनुष्य को नेक और शांति प्रिय बनाता है। उनका मानना था कि असहिष्णुता नकारात्मक विचार है। राष्ट्रपिता ने कहा कि सच्ची धार्मिक शिक्षा का निचोड़ है कि व्यक्ति समान रूप से हर एक के प्रति मैत्री भाव रखे और उनकी सेवा करे। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते थे और वे चाहते थे कि हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ एकजुट हो। उन्होंने कभी भी हिंदुओं और मुस्लिमों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, सिख या पारसी के बीच गंभीर मतभेद नहीं देखा। गांधी जी ने सभी धर्मों में सद्भाव को देखा और जिसके कारण उनके मन में सभी धर्मों के लिए समान भाव था। उन्होंने सभी के लिए
सार्वभौमिक शांति, भाईचारे और श्रद्धा पर जोर दिया। महात्मा गांधी ने कहा था, सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एकात्म की भावना का अनुभव करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संपादक के रूप में गांधी जी के नाम के साथ साप्ताहिक समाचार पत्र नवजीवन का पहला संस्करण वर्ष 1919 में आज ही के दिन यानी 7 सितंबर को प्रकाशित हुआ था। जब लोगों को पता चला कि इस अखबार में गांधी जी लिख रहे हैं तो लगभग 2,500 लोगों ने पहला संस्करण खरीदा और मुंबई से अखबार के लिए ऑर्डर आने लगे। बढ़ते बढ़ते इस अखबार का प्रसार 15,000 प्रतियों तक पहुंच गया। नवजीवन समाचार पत्र ने गांधी जी और जन साधारण के बीच संवाद सेतु की भूमिका निभाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को एक दूसरे की विविध संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों से अवगत कराकर उनके बीच आपसी संपर्क और तालमेल को बढ़ावा देना है। इस अभियान के अंतर्गत आपसी संपर्क के लिए 2 विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को साथ लिया जाता है। इसके अनुरूप तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को साथ लिया गया है। एक रिपोर्ट। इस अभियान के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु अलग अलग राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तहत होटल प्रबंधन श्रीनगर और चेन्नई के संस्थानों के बीच हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आकर्षक लोक नृत्यों को समझने का प्रयास करना था। इस संदर्भ में तमिलनाडु के छात्रों को कश्मीर की कला और संस्कृति के बारे में अवगत कराना और कश्मीर के छात्रों को तमिलनाडु की कला और संस्कृति के बारे में परिचित करना था। कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियां रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से साझा की। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में कश्मीर के लोकप्रिय नृत्य रोफ और बांडी जश्न और तमिलनाडु के आदिवासी नृत्यों की सराहना की गई और सभी कलाकारों और प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए गए। इस आयोजन में कुल 192 छात्रों ने भाग लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के डबल्स क्वार्टर फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी का मुकाबला हॉलैंड के जियां जूलियन रोजर और रोमानिया के होरिया टिकाउ से होगा। बोपन्ना और शापोवालोव जर्मनी के केविन क्राविस और आंद्रे बियास की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। महिला सिंगल्स के चौथे राउंड में सेरेना विलियम्स का मुकाबला ग्रीस की मरिया सक्कारी से होगा। सेरेना ने तीसरे राउंड में स्लोने स्टीफन्स को हराया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने संयुक्त अरब अमारात में इस वर्ष के आईपीएल मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पहला मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दुबई में 24 और अबू धाबी में 20 मैचों का आयोजन होगा, जबकि शेष 12 मैच शारजाह में खेले जाएंगे। फाइनल 10 नवंबर को होगा। प्ले ऑफ और फाइनल के स्थानों की घोषणा अभी नहीं की गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में भी हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चलें चेन्नई तो वहां बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में सामान्य वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में तापमान 18 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम में आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। लद्दाख में भी दोपहर या शाम में बादल घिरने की संभावना है। तापमान 16 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक बादल छा सकते हैं। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में 1-2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब ये बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। विमलेंदु, देश के विभिन्न भागों में मेट्रो रेल की आज से बहाली की खबरें बड़ी खबर हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के साए में उम्मीदों की सुबह। 5 महीने बाद कई बदलावों के बीच आज से मेट्रो का सफर शुरू। दिल्ली में कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों की बढ़ती संख्या पर दैनिक जागरण का कहना है 24 घंटे में ही बढ़ गए 100 कंटेनमेंट जोन। ऐसे क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 1076 हुई। भारत चीन के ब्रिगेड कमांडर की वार्ता बेनतीजा। अरुणाचल में 5 लोगों के अपहरण का मुद्दा उठाया। नवभारत टाइम्स का कहना है, संसद से पहले केंद्र विपक्ष को बताएगा वास्तविक नियंत्रण रेखा का हाल। भारत ठोस कार्रवाई के बाद ही चीन से करेगा कोई बात। वीर अर्जुन की सुर्खी है, पाक फिर बेनकाब। आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन ISI का अधिकारी, भारतीय एजेंसियों के हाथ लगा। पाकिस्तान के आतंकियों से साठगांठ के पक्के सबूत। दैनिक जागरण की खबर है, भारतीय स्टेट बैंक 30,000 कर्मियों को VRS देने की तैयारी कर रहा है। योजना का मसौदा तैयार, निदेशक बोर्ड की अनुमति की दरकार। केरल के संत केशवानंद भारती के निधन पर जनसत्ता का शीर्षक है, संत ने बचाई थी संविधान की आत्मा। दैनिक भास्कर का कहना है, 47 साल पहले इनकी याचिका पर 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बनी थी, जिसने संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन साधा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 5 महीने के अंतराल के बाद विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल सेवा आज से बहाल। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा, विमानन कंपनियां पूर्णबंदी के दौरान बुक कराए गए टिकटों का पूरा पैसा वापस करेंगे। और G20 देशों ने सबके लिए सुरक्षा और लगातार शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।